इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि सड़क यानी रोड सिर्फ एक कनेक्टिविटी का मीडियम नहीं है, बल्कि ये इकोनॉमी की आर्टरीज हैं जो फ्रेट और पैसेंजर मूवमेंट को ब्लड सर्कुलेशन की तरह चलाती हैं। सोचो जरा, जब हम भारतमाला परियोजना की बात करते हैं तो ये पुरानी आइसोलेटेड रोड स्कीम्स का बस एक नया नाम नहीं है, बल्कि एक फंडामेंटल शिफ्ट है टुवर्ड्स एन अम्ब्रेला स्कीम। इसका कोर लॉजिक कॉरिडोर बेस्ड डेवलपमेंट पर टिका है। पहले हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक रोड बनाते थे, लेकिन भारतमाला पूरे इकोनॉमिक इकोसिस्टम को ऑप्टिमाइज करने पर फोकस करती है। स्लाइड पर दिए गए पॉलीमॉर्फिक मैप ऑफ इंडिया को ध्यान से देखें, जहां ब्लू लाइंस इकोनॉमिक कॉरिडोर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। समझ रहे हो? इनका मकसद है प्रोडक्शन सेंटर्स को कंजम्पशन मार्केट्स और पोर्ट से सीधा जोड़ना, ताकि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम हो सके और फ्रेट स्पीड, जो अभी स्लाइड के मुताबिक काफ़ी कम है, उसे 20 से 25% बढ़ाया जा सके। लेकिन इतने बड़े 50,000 किलोमीटर के प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए फंडिंग और रिस्क मैनेजमेंट सबसे बड़ी चुनौती होती है। यहां आता है एनएचएआई का रोल और सबसे महत्वपूर्ण हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल, जिसे हम हैम कहते हैं। स्लाइड के बॉटम राइट में एवोल्यूशन ऑफ पीपीपी मॉडल्स टेबल को ध्यान से ऑब्जर्व करें। पहले बीओटी टोल मॉडल चलता था, जहां सारा रिस्क प्राइवेट प्लेयर का होता था। अगर ट्रैफिक नहीं आया तो लॉस उसका। इस वजह से प्राइवेट प्लेयर्स ने प्रोजेक्ट्स लेने बंद कर दिए। इस प्रॉब्लम को तोड़ने के लिए हैम लाया गया। इस मॉडल के डायग्राम में देखें, फाइनेंशियल रिस्क को शेयर किया गया है। सरकार 40% पैसा कंस्ट्रक्शन सपोर्ट के रूप में देती है, फिक्स्ड एन्युइटी पेमेंट्स के जरिए, और बचा हुआ 60% डेवलपर अरेंज करता है। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि रेवेन्यू रिस्क अब एनएचएआई के पास है, डेवलपर के पास नहीं। डेवलपर को टोल कलेक्ट नहीं करना है, उसे बस रोड बनानी है और मेंटेन करनी है। बदले में सरकार उसे फिक्स्ड एन्युइटी देगी। सिंपल है ना? इससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रिवाइव हुआ है, क्योंकि ट्रैफिक कम होने का डर अब डेवलपर का नहीं रहा। ये एक प्रैग्मैटिक शिफ्ट है फाइनेंसिंग एफिशिएंसी की तरफ। अब हम इंफ्रास्ट्रक्चर के फिजिकल कंस्ट्रक्शन से आगे बढ़कर उसके डिजिटल और ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स पर फोकस करेंगे। रोड बन जाने के बाद सबसे बड़ा फ्रिक्शन पॉइंट होता है टोल प्लाजा। आपने नोटिस किया होगा, अगर गाड़ी हाईवे पर तेज चलती है लेकिन टोल पर रुक जाती है तो एवरेज स्पीड ड्रॉप हो जाती है और फ्यूल वेस्ट होता है। इस इनएफिशिएंट प्रोसेस को खत्म करने के लिए टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन जरूरी था, जो हमें फास्टैग के रूप में मिला। स्लाइड पर नेट फी फास्टैग आर्किटेक्चर डायग्राम को देखें। यह प्रोसेस मिलीसेकंड डेटा फ्लो पर काम करता है। गाड़ी के विंडशील्ड पर लगा आरएफआईडी टैग एक पैसिव डिवाइस है जो टोल प्लाजा के रीडर से कम्युनिकेट करता है। इसका अंडरलाइंग प्रिंसिपल रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि कैसे डेटा एक्वायरिंग बैंक और इशोर बैंक के बीच एनपीसीआई के स्विच के थ्रू फ्लो करता है। इसका इम्पैक्ट सिर्फ कन्वीनियंस नहीं है, बल्कि कंजेशन कॉस्ट को रिड्यूस करना है। फ्यूचर में हम जीएनएसएस यानी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां टोल प्लाजा ही खत्म हो जाएंगे और टोल सीधा डिस्टेंस ट्रैवल के हिसाब से सैटेलाइट ट्रैकिंग के थ्रू कटेगा। लेकिन सुनिए, स्पीड के साथ सेफ्टी एक नॉन नेगोशिएबल एस्पेक्ट है। इंडिया ग्लोबली सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट डेथ्स विटनेस करता है, अप्रॉक्स 11% ऑफ ग्लोबल डेथ्स, जो कि एक अलार्मिंग स्टैटिस्टिक है, जैसा कि रोड सेफ्टी पैराडाइम ग्राफ में दिखाया गया है। यहाँ ब्राजीलिया डिक्लेरेशन का मेंशन है, जो एक इंटरनेशनल कमिटमेंट है डेथ्स को हाफ करने का। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम 4E's अप्रोच यूज करते हैं: इंजीनियरिंग, एनफोर्समेंट, एजुकेशन और इमरजेंसी केयर। स्लाइड के विजुअल्स में इंजीनियरिंग सेक्शन को देखें। ये फोकस करता है ब्लैक स्पॉट्स को फिक्स करने पर। ब्लैक स्पॉट्स वो स्पेसिफिक लोकेशंस हैं नेशनल हाईवेज पर जहां बार बार एक्सीडेंट्स होते हैं फॉल्टी डिजाइन की वजह से। सिर्फ सड़क बनाना काफी नहीं है, सड़क की ज्योमेट्री, कर्व्स, बैंकिंग और स्लोप्स को साइंटिफिकली करेक्ट करना पड़ता है, ताकि विजन जीरो यानी जीरो एक्सीडेंट्स का टारगेट अचीव किया जा सके। एनफोर्समेंट के लिए मोटर व्हीकल्स एक्ट 2019 के थ्रू स्ट्रिक्ट ई चालान्स और पेनल्टीज लाए गए हैं, ताकि ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल किया जा सके। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में एक स्ट्रक्चरल फ्लॉ रहा है: पैसेंजर ट्रेन्स और गुड्स ट्रेन्स का एक ही ट्रैक पर चलना। देखो, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन्स प्रायोरिटी पर होती है, गुड्स ट्रेन्स को अक्सर वेट करना पड़ता है, जिससे उनकी एवरेज स्पीड बहुत कम, अप्रॉक्स 25 kmph रह जाती है।
इसका सीधा असर हमारी इकोनॉमी पर पड़ता है, क्योंकि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जीडीपी का 13 से 14% हो जाता है, जो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड 8 से 10% से बहुत ज्यादा है। इस फंडामेंटल इनएफिशिएंसी को दूर करने के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स यानी डीएफसीज का कॉन्सेप्ट लाया गया। स्लाइड पर जियोग्राफिकल मैप को देखें। ये कॉरिडोर्स एक तरह की हाई स्पीड फ्रेट एक्सप्रेसवेज हैं। समझ आया? ईस्टर्न डीएफसी लुधियाना से डानकुनी मेनली रॉ मटेरियल कॉरिडोर है, जो कोल और स्टील कैरी करता है, जबकि वेस्टर्न डीएफसी दादरी से जेएनपीटी एक्सपोर्ट कॉरिडोर है, जो कंटेनर्स कैरी करता है। दादरी इन दोनों का कन्वर्जेंस पॉइंट है, जो इंडिया के नॉर्थ और वेस्ट मार्केट्स को जोड़ता है। डीएफसीज का एम सिर्फ नए ट्रैक्स बिछाना नहीं है, बल्कि रेल फ्रेट शेयर को वापस कैप्चर करना है, जो सड़कों और ट्रक्स की तरफ शिफ्ट हो गया था। टारगेट है रेल शेयर को 27% से बढ़ाकर 45% करना। स्लाइड की कंपैरेटिव एनालिटिक्स डैशबोर्ड पर फोकस करें। यहां चार्ट ए स्पीड दिखाता है कि डीएफसी पर स्पीड 25 kmph से बढ़कर 75 से 100 kmph हो जाएगी। इस स्पीड इंक्रीज का इकोनॉमिक इंप्लीकेशन बहुत गहरा है। टर्न अराउंड टाइम कम होगा और इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट घटेगी। चार्ट बी कैपेसिटी एक और क्रांतिकारी बदलाव दिखाता है। डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन्स। WDFC पर हम एक के ऊपर एक कंटेनर रखकर चला सकते हैं, क्योंकि वहां ओवरहेड वायर्स की हाइट ज्यादा रखी गई है। ये कैपेसिटी को सीधा डबल कर देता है, बिना ट्रेन की लेंथ बढ़ाए। साथ ही हैवी हॉल ट्रेन्स जो 1.5 किलोमीटर लंबी होती हैं, वो इकोनॉमी ऑफ स्केल क्रिएट करती हैं। जब एक ही इंजन ज्यादा लोड खींचता है, तो पर यूनिट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ड्रास्टिकली गिर जाती है। यही वो प्रोसेस है जिससे हम लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को चार्ट सी में दिखाए गए कॉस्ट वाटरफॉल के थ्रू 8% तक ला सकते हैं। इंडियन रेलवेज के मॉडर्नाइजेशन को हम 3 अलग-अलग लेयर्स पर एनालाइज करेंगे। रोलिंग स्टॉक यानी ट्रेन्स, ट्रैक टेक्नोलॉजी और पैसेंजर इंटरफेस यानी स्टेशंस। अच्छा, सबसे पहले वंदे भारत 18 को समझते हैं। ये सिर्फ एक नई ट्रेन नहीं है, बल्कि ये ट्रैक्शन टेक्नोलॉजी का बदलाव है। स्लाइड पर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपैरिजन डायग्राम देखें। कन्वेंशनल ट्रेन्स में एक इंजन लोकोमोटिव आगे होता है, जो पूरी ट्रेन खींचता है, जिसे हम कॉन्सेंट्रेटेड पावर कहते हैं। वंदे भारत में डिस्ट्रीब्यूटेड पावर है, यानी हर दूसरे कोच के नीचे मोटर्स लगी हैं, EMU सेट। इसका फायदा यह है कि एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन बहुत तेज होता है। ट्रेन जल्दी स्पीड पकड़ती है और जल्दी रुकती है, जिससे ट्रैवल टाइम 15 से 20% कम हो जाता है, भले ही टॉप स्पीड सेम हो। स्पाइडर चार्ट क्लियरली दिखाता है कि वंदे भारत कॉस्ट में थोड़ी महंगी है, लेकिन एनर्जी एफिशिएंसी और एक्सेलरेशन में शताब्दी से कहीं आगे है। दूसरा एस्पेक्ट है हाई स्पीड रेल बुलेट ट्रेन, जो मुंबई अहमदाबाद MAHSR रूट पर बन रही है। इसका मेन एकेडमिक पॉइंट है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। हम जापान की शिंकनसेन E5 सीरीज यूज कर रहे हैं। कन्वेंशनल ट्रैक्स में हम बालस्ट यानी पत्थर यूज करते हैं, जो शॉक अब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन हाई स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर पर ये अनस्टेबल हो सकते हैं और उड़कर डैमेज कर सकते हैं। इसलिए स्लाइड के HSR ट्रैक्स विजुअल में देखें, हम स्लैब ट्रैक सिस्टम यूज कर रहे हैं, जो कंक्रीट का बना होता है और एक्सट्रीमली प्रिसाइज अलाइनमेंट देता है। ये ट्रैक मेंटेनेंस को ड्रास्टिकली कम कर देता है। तीसरा पिलर है अमृत भारत स्टेशन स्कीम। पुराने स्टेशन सिर्फ एंट्री एग्जिट पॉइंट्स थे। नया कॉन्सेप्ट स्टेशंस को सिटी सेंटर्स में बदलने का है। स्लाइड का विजुअल दिखाता है कि कैसे स्टेशंस के ऊपर रूफ प्लाजाज बनाए जाएंगे, ताकि लैंड का वर्टिकल यूटिलाइजेशन हो सके। इससे स्टेशंस शहर के दोनों हिस्सों को जोड़ेंगे और कमर्शियल हब्स बनेंगे, जिससे रेलवेज को नॉन फेयर रेवेन्यू मिलेगा। ये होलिस्टिक मॉडर्नाइजेशन हार्डवेयर और एक्सपीरियंस दोनों को अपग्रेड कर रहा है। किसी भी लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए प्लानिंग होराइजन का लंबा होना जरूरी है। नेशनल रेन प्लान NRP 2030 इसी सोच का नतीजा है। इसका कोर फिलॉसफी है क्रिएट कैपेसिटी अहेड ऑफ डिमांड, यानी डिमांड आने का इंतजार मत करो, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी रखो ताकि ग्रोथ बॉटलनेक ना बने। स्लाइड पर टाइमलाइन बेस्ड फनल चार्ट एक स्ट्रेटेजिक प्रोसेस दिखाता है। करंट सिचुएशन में फ्रेट शेयर सिर्फ 27% है। इस फनल के थ्रू हम 3 इनपुट्स डाल रहे हैं: DFCs, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन और वैगन मॉडर्नाइजेशन। इन सब का कंबाइंड इफेक्ट ये होगा कि 2030 तक हम 45% फ्रेट शेयर टारगेट अचीव कर पाएंगे।
ये मॉडल शिफ्ट सड़क से रेल की तरफ होना जरूरी है, क्योंकि रेल एनर्जी एफिशिएंट है और कार्बन एमिशन कम करती है। विजन 2050 कार्बन न्यूट्रलिटी। लेकिन प्लानिंग के पीछे का फाइनेंशियल लॉजिक समझना सबसे महत्वपूर्ण है। इंडियन रेलवेज की सबसे बड़ी समस्या है ऑपरेटिंग रेशियो, OR। OR का मतलब है 100 रुपए कमाने के लिए हम कितना खर्च करते हैं। अगर OR 98.5% है, तो इसका मतलब है सिर्फ 1.5 रुपए का प्रॉफिट बचा, जो इन्वेस्टमेंट के लिए नाकाफी है। इस हाई एक्सपेंडिचर का कारण है हाई स्टाफ कॉस्ट और पेंशन। इस डेफिसिट को भरने के लिए रेलवेज क्रॉस सब्सिडाइजेशन का यूज करती है। स्लाइड पर फाइनेंशियल बैलेंस स्केल इलस्ट्रेशन को ध्यान से देखें। इसमें दिखाया गया है कि पैसेंजर फेयर्स को आर्टिफिशियली लो रखा जाता है सोशल ऑब्लिगेशन के चलते, और इस लॉस को कवर करने के लिए फ्रेट रेट्स, माल भाड़ा को बढ़ा दिया जाता है। ये एक विशियस साइकिल क्रिएट करता है। हाई फ्रेट रेट्स की वजह से कॉरपोरेट क्लाइंट्स रोड ट्रांसपोर्ट, ट्रक्स की तरफ चले जाते हैं, जिससे रेलवेज का रेवेन्यू और गिर जाता है और OR और खराब हो जाता है। NRP का एम इस साइकिल को तोड़ना है, फ्रेट रेट्स को रैशनलाइज करके वापस कॉम्पिटिटिव बनाना है, ताकि वॉल्यूम बढ़े और रेवेन्यू स्टेबलाइज हो। जब सरकारी एंटिटीज के पास एक्सपेंशन के लिए फंड्स की कमी होती है और ट्रेडिशनल रेवेन्यू स्ट्रीम्स जैसे टिकट सेल्स सैचुरेट हो जाती हैं, तो एसेट मोनेटाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन जैसे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत पड़ती है। इंडियन रेलवेज के पास बहुत सारी वेकेंट लैंड है जो अनप्रोडक्टिव पड़ी है। रेलवे लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी RLDA का काम इसी डेड एसेट को इकोनॉमिक एसेट में बदलना है। स्लाइड पर रेलवे लैंड बैंक का ट्री डायग्राम देखें। ये लैंड कमर्शियल डेवलपमेंट जैसे मॉल्स, होटल्स या कॉलोनी रीडेवलपमेंट के लिए प्राइवेट प्लेयर्स को लीज पर दी जा सकती है। इससे जो पैसा आता है वो नॉन टैरिफ रेवेन्यू कहलाता है। समझ रहे हैं आप? ये पैसा सीधा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में री इन्वेस्ट किया जा सकता है, बिना पैसेंजर किराया बढ़ाए। ये एक इनोवेटिव फाइनेंसिंग टूल है जो अनयूज्ड रिसोर्सेज का वैल्यू अनलॉक करता है। इसी तरह प्राइवेट ट्रेन ऑपरेशंस का कॉन्सेप्ट भी विवेक देबरॉय कमेटी की रिकमेंडेशन से आया है। यहाँ क्लियर डिस्टिंक्शन समझना जरूरी है। हम रेलवेज को बेच नहीं रहे हैं, हम सिर्फ ट्रेन ऑपरेशंस में प्राइवेट प्लेयर्स को इनवाइट कर रहे हैं। स्लाइड पर फ्लो डायग्राम देखें, जो प्राइवेट ऑपरेटर और इंडियन रेलवेज के बीच का रिलेशन समझाता है। ट्रैक, सिग्नलिंग और ड्राइवर गार्ड अभी भी इंडियन रेलवेज गवर्नमेंट के पास रहेंगे। प्राइवेट प्लेयर सिर्फ ट्रेन सर्विस लाएगा और उसके बदले रेलवेज को हॉलेज चार्जेस देगा ट्रैक यूज करने के लिए। बिल्कुल ठीक। इस मॉडल का मकसद कंपटीशन इंट्रोड्यूस करना है। जब तेजस एक्सप्रेस जैसी प्राइवेट ट्रेन्स बेहतर सुविधाएं और ऑनबोर्ड एमेनिटीज देंगी, तो ओवरऑल सर्विस क्वालिटी इंप्रूव होगी और सप्लाई डिमांड डेफिसिट कम होगा। हालांकि चैलेंजेस दे हैं, जैसे कि प्राइवेट ट्रेन्स और सब्सिडाइज सरकारी ट्रेन्स के बीच अनफेयर कंपटीशन, लेकिन इंटेंट एफिशिएंसी और मॉडर्नाइजेशन लेने का है थ्रू कंपटीशन। इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की सबसे बड़ी ट्रेजेडी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन रही है, जिसे हम डिपार्टमेंटल साइलोज कहते हैं। आपने देखा होगा, एक डिपार्टमेंट सड़क बनाता है और महीने बाद टेलीकॉम डिपार्टमेंट उसी सड़क को खोदकर केबल डाल देता है। इस डिस्कनेक्टेड अप्रोच से टाइम और पैसा दोनों बर्बाद होते हैं। PM गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान इस प्रॉब्लम का डिजिटल सॉल्यूशन है। इसका कोर फिलोसॉफिकल शिफ्ट है इंटीग्रेटेड प्लानिंग और होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच। स्लाइड पर लेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर विजुअल को देखें। ये दिखाता है कि कैसे BISAGN द्वारा डेवलप किया गया GIS बेस्ड ERP प्लेटफॉर्म सभी लेयर्स, सड़क, रेल, ऑप्टिकल फाइबर, गैस पाइपलाइन को एक सिंगल डिजिटल मैप पर ओवरले करता है। इससे प्लानिंग ऑफिसर्स को जमीन के नीचे और ऊपर की सारी एग्जिस्टिंग और प्लान्ड चीजें एक साथ दिखती हैं। गतिशक्ति सिर्फ एक मैप नहीं है, ये डिसीजन मेकिंग का एक टूल है। इसमें 7 इंजन्स, रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स एटसेट्रा को सिंक्रोनाइज किया गया है। स्लाइड पर सिंक्रोनाइजेशन व्हील और बिफोर वर्सेस आफ्टर विजुअल बहुत पावरफुल है। बिफोर इमेज में टैंगल्ड वायर्स दिखाए गए हैं, जो कंफ्यूजन और ओवरलैपिंग को दर्शाते हैं। आफ्टर इमेज में एक ऑर्गेनाइज्ड सर्किट बोर्ड है, जो सीमलेस इंटीग्रेशन दिखाता है। इंप्लीमेंटेशन के लिए नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप NPG बनाया गया है, जो इंश्योर करता है कि अगर कोई नया हाईवे बन रहा है तो उसी रूट पर ऑप्टिकल फाइबर और गैस पाइपलाइन भी साथ में प्लान हो जाए। इससे लास्ट माइल कनेक्टिविटी इंश्योर होती है और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होती है।
ये प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को एड हॉक जब ज़रूरत हो तब देखा जाएगा से प्रोएक्टिव और होलिस्टिक बनाता है, जिससे प्रोजेक्ट्स टाइम पर और बजट में पूरे हो सकें। लॉजिस्टिक्स चेन का सबसे आखिरी और क्रूशियल कंपोनेंट है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स MMLPs। अभी तक हमने मूवमेंट, रोड्स, रेल्स की बात की। अब हम स्टोरेज और कंसोलिडेशन की बात करेंगे। स्लाइड पर लॉजिस्टिक्स चेन ऑप्टिमाइजेशन फ्लो चार्ट को देखें। सिनारियो ए करंट दिखाता है कि अभी गुड्स मूवमेंट कितना फ्रैगमेंटेड है। फैक्ट्री से छोटा ट्रक, फिर वेयरहाउस, फिर ट्रेन, फिर वेयरहाउस। हर पॉइंट पर मल्टीपल हैंडलिंग होती है, जिससे सामान टूटने का डर रहता है और डिलेज होते हैं। MMLP इस केओस को ऑर्डर में बदलता है। सिनारियो बी दिखाता है कि फैक्ट्री से माल सीधा MMLP आता है, वहां कंसोलिडेट होता है और फिर बल्क में रेल या बड़े ट्रक से पोर्ट जाता है। इस कॉन्सेप्ट को फिजिकली समझने के लिए वेयरहाउसेस गैंट्री क्रेन्स वाला 3D डायग्राम देखें। MMLP सिर्फ एक गोदाम नहीं है, ये एक हब एंड स्पोक मॉडल का सेंटर है। छोटे ट्रक्स स्पोक्स आसपास के एरिया से माल लाते हैं और यहाँ पर बड़े कंटेनर्स में शिफ्ट किया जाता है। हब यहाँ वैल्यू एडिशन भी होता है, जैसे कि पैकेजिंग, लेबलिंग और कस्टम्स क्लियरेंस, सब एक ही छत के नीचे। इससे इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा मिलता है। जब आप छोटे ट्रक्स की जगह बड़ी रेलगाड़ी या बड़े ट्रेलर्स यूज करते हैं तो पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है और कार्बन एमिशंस भी घटते हैं। सरकार ने 35 ऐसे MMLPs आइडेंटिफाई किए हैं, जैसे नागपुर, चेन्नई, जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को GDP के 14% से घटाकर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर लाने में गेम चेंजर साबित होंगे। ये इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक्स को पॉइंट टू पॉइंट इनएफिशिएंट मॉडल से हब एंड स्पोक एफिशिएंट मॉडल में ट्रांसफॉर्म कर रहा है।